हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक और वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं दोबारा से स्कैरी पंपकिन की वीडियो। अगर मैं आपको बताऊं ना गाइस, आज की वीडियो ना आपको डरा भी सकती है और आज की वीडियो से आपको एक सीख मिलेगी कि हमें कभी ना किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे ना तो हमारे साथ भी गलत होता है। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है स्कैरी पंपकिन को। तो लेट्स गो। ऑल राइट गाइस। ओ भाई डिस्क्लेमर। ओ यार, ये आवाज मुझे लिटरली डरा देती है। चलो गाइस, स्कैरी पंपकिन दोस्तों 5 साल हो गए हमें आपके लिए बनाते हुए। स्टोरीज बनाते हुए। स्कैरी पंपकिन ने आपको बेहतरीन एनिमेटेड स्टोरीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने भी हमें जो प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक स्कैरी पंपकिन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शायद बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि स्कैरी पंपकिन अब और भी डरावना बनने जा रहा है और हम आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारी अपकमिंग क्रिपी स्टोरीज और वेब सीरीज मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो दोस्तों, हमें हो चुका है यूट्यूब पे आए हुए 2 साल और 2 सालों में आपने बहुत प्यार दिखाया है। 1000 सब्सक्राइबर हो गए भाई 2 साल के अंदर मेरे। हाँ तो हेलो गाइस, हमें इस यूट्यूब पे आए हुए हो चुके हैं 2 साल और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। देखो यार, और लाइक का बटन भी होता है यार, आप लोग दबाते नहीं हो लाइक का बटन। वीडियो से देखते हो चले जाते हो। तो लाइक का बटन कहाँ पर है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है ना तो दबा देना। चलो यार, मेरे को भी दिख गया, चलो मैंने भी दबा दिया यार। आधी रात का समय था। 10 साल की पिंकी अपने घर में सुकून की नींद सो रही थी। तभी अचानक उसकी माँ तेज कदमों से घर में दाखिल हो जाती है और जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और कुछ रुपए रखने लगती है। घर में हो रही खटर पटर की आवाज से पिंकी की नींद टूट जाती है। सामान बांधने के बाद रमा ने पिंकी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे अपने घर के पीछे के दरवाजे से ले जाने लगी। हम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं माँ? बोलो ना। भाई मैं आपको बताऊं ना, अगर हमसे हमारे साथ भी अगर ऐसा हुआ ना, हम सो रहे हैं मस्त और कोई आया, मतलब हमारे पेरेंट्स आए, हमें पकड़ के रात में भाई ले जाने लगे कहीं पे, तो भाई साहब सारे बच्चे यार जो भी वीडियोस देख रहा है भाई, कोई भी भाई सब पूछेंगे यार कि हम जा कहाँ रहे हैं इतनी रात में। और भाई मेरी नींद इंपॉर्टेंट है, पहले तो नींद पूरी लेनी चाहिए। तो लेट्स गो। चुपचाप चल, ज्यादा शोर मत कर। किसी को खबर हो गई तो ओ लेने भाई, के देने पड़ धमकी। जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैंने कहा ना चुपचाप चल। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे, ये सब समझने की अभी तेरी उम्र नहीं है। और खबरदार जो आज के बाद इस गांव का नाम अपनी जुबान से निकाला तो हम लोग अब एक नई जगह जाकर रहेंगे, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, समझ गई? पिंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ था। मुझे भी अभी नहीं आ रहा, आगे जाके पता चलेगा। हाँ, आगे जाके समझ आ जाएगा भाई कि स्टोरी में है क्या वैसे। आखिर उसकी माँ आधी रात को कहाँ गई थी? वो इतनी घबराई हुई कहाँ से लौटी है? वो अपना घर छोड़कर आखिर क्यों और कहाँ जा रहे हैं? लेकिन माँ के गुस्से में कांपते आवाज को सुनकर पिंकी को इतना समझ में आ गया था कि अब वो इस गांव में कभी लौटकर नहीं आएंगे। 12 साल बाद। 12 साल बाद आज शायद अमावस्या की भाई रात थी। सच बताऊं ना, आसमान मैंने इतनी हॉरर स्टोरीज देखी हैं, इतने हॉरर फिल्म, इतने भी नहीं, बहुत थोड़े से हॉरर फिल्म देखे। मैं ज्यादा हॉरर फिल्म नहीं देखता भाई। अमावस्या की रात से मैं डरने लग गया हूँ यार। इन लोगों ने ऐसा बता बता के कि मैं घर से बाहर ही ना निकलूं भाई उस वाले दिन। तो अगर मुझे पता चल गया आज ये है, अच्छा अमावस्या की रात है, चलो भाई घर से बाहर नहीं निकलना, घर से बाहर ही नहीं निकलना भाई। ये लोग भाई सच कहूं तो डरा चुके हैं मुझे अंदर तक इस दिन से। ऐसा होता है भाई, मुझे तो नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताना मुझे। में रोशनी की एक भी किरण फूटती नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और उस अंधेरे में और भी अधिक भयावह लगता ओ भाई। ये जंगल किसी भी अकेले इंसान की सांसें थामने के लिए काफी गाइस था। पहले ना मेरे को ये बताओ यार, आप लोग यार किस किस को ना ऐसे जंगल में जाने से डर लगता है और रात के टाइम यार बिल्कुल भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है यार। ऐसे मैं अकेले नहीं जा सकता यार। मैं अकेले जाऊंगा ना सीधा मैं रनिंग पे भाई, मैं ऐसे जगह पे जाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भाई। मुझे बहुत डर लगता है भाई। बताना मुझे कमेंट में किस किस को ऐसे जगह पे डर लगता है जंगलों में। भाई मुझे बहुत डर लगता है।
मैंने आपको बता दिया था, इसका मतलब आप फायदा मत उठाना भाई। हाँ भाई, मुझे लगता है तो। आशीष ने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच में समय देखा। रात के 2 ओ बज भाई। रहे थे। भाई, रात इसका के 2 मतलब वो पिछले आधे घंटे से उस जंगल में यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अचानक उसे कुछ दूरी पर 2 लाल चमकती आंखें दिखाई देती है। आशीष उन आंखों से जितना दूर भागता, मानो वो आंखें उसके और नजदीक आती जा रही थी। भाई यहाँ पे दौड़ते मेरा माइंड ब्लोइंग, मैं तो कांप जाता भाई, मेरा शरीर पूरा कांपने लगता भाई। सही में ऐसा कुछ मेरे साथ होता तो यार। चलो। दौड़ते आशीष की सांस फूलने लगी थी। तभी सामने के पेड़ के पीछे से एक काला साया आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो काला साया धीरे धीरे उसके और नजदीक आ रहा था। अबे? जैसे ही वो उसके ठीक सामने आकर खड़ा हुआ, आशीष की धड़कनें मानो थम सी गई। उसके सामने उसका हमशक्ल इंसान खड़ा था। शकल जैसा ही भाई ये बंदा, पर इसकी आंखें लाल हैं भाई। अब तो मेरा कहना नहीं था यार, मेरा पूरा शरीर जाम हो जाता यहाँ पे। और इसका जैसा, और इस जंगल में ये करने क्या आया था भाई ऐसे जंगल में? भाई मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद से, अब जंगल में भी नहीं जाऊंगा। पहले तो जाता नहीं हूँ, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा रात के टाइम तो। ओए कपड़े भी हूबहू उसके जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस इंसान की आंखें खून की तरह लाल और बड़े नुकीले पंजे किसी जंगली जानवर के जैसे नजर आ रहे थे। वो हाव भाव से किसी खूंखार जानवर की तरह आशीष को देख गुर्रा रहा था। अपने हमशक्ल को देख आशीष 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन वो भयानक शक्ल वाला आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसका हाथ उखाड़कर अलग कर देता है और किसी जानवर की तरह उसे चबाने लगता है। तभी आशीष के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। भाई ये सपना देख रहा था। ये मुझे लगा कि क्या भाई सपना देख रहा था यार। ये क्या क्या क्लाइमैक्स था भाई पूरा। चलो यार, फिर भाई बच गया भाई, बंदा बच गया। सपना था चल भाई तेरा। और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। आशीष पसीने से लथपथ हो गया था। अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर उसने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और गटगट करके पीने लगा। तभी उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ने लगी। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई है। आशीष ने नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में घबराते हुए कमरे में चारों ओर नजर डाली। भाई मैं भी देख लूं जरा। कोई नहीं था। आशीष को सुनाई दे रही आवाजें अब और भाई मेरे को तुम्हारी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। उसने बेड के नीचे झांका तो नीचे का नजारा देख उसकी सांसें अटकने लगी। नीचे उसका तो ये फिर से तो सपना नहीं देख रहा ना भाई कहीं फिर से ना सपना देख रहा हो। सपने में सपना, मतलब सपने में सपना देखना, ये ऐसा हो रहा है इस बंदे के साथ। आशीष के साथ कल एक इंसान का हाथ चबा रहा था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा था और उसकी आंखों से वहशियत टपक रही थी। बिजली की तेजी से वह आदमी आशीष के नजदीक आया और उसे बेड से नीचे खींच लिया। घबराहट के मारे आशीष के मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। लड़का अपने कमरे में ऐसे चिल्लाएगा ना तो भाई माँ बाप के नहीं भाई, पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो जाएगी भाई। वो तो माँ बाप ही आए हैं, वरना पूरी कॉलोनी आ जाती है भाई। चलो यार। क्या हुआ बेटा? यहाँ जमीन में क्यों बैठा है और तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? माँ वो मुझे मार डालेगा। माँ कौन मार डालेगा? कौन है यहाँ? किसकी हिम्मत है जो हवेली में पाँव रख सके? अबे शेरा और हिमेश दरवाजे पर बंदूक लिए तो बड़ा अमीर है यार। मेरे को लगा यार होगा यार। ये देखो यार, घर के सामने 2 गार्ड खड़े हैं। मस्त यार, घर कितना बड़ा है इसका कि माँ बाप भाई पहरेदार रख रहे हैं इसके घर के सामने, कमरे के सामने। वो भाई दे रहे हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता हवेली में। तुम समझ नहीं रही हो माँ, तुम्हारी बंदूक गोली उसे नहीं रोक सकती। वो यही है मेरे कमरे में, उसने ही मुझे बिस्तर से नीचे पटका है।
बेड के नीचे देखो, वो वहाँ किसी का हाथ चबा रहा है। महीने भर के अंदर ब्याह है तेरा और तू ऐसी तो भाई हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है कि जब किसी की शादी होती है ना, तो उस लड़का या लड़की को ना मतलब जाने नहीं देते यार घर से बाहर, कि ऐसा सब कुछ उनके ऊपर कहते हैं लोग कि होता है कुछ ऐसा सब। मैं भी मानता हूँ भाई। भाई नहीं मानने से अच्छा मानना होता है, तो मान लो भाई। तूने शराब पी रखी है क्या? पापा आप समझते क्यों नहीं? वो बार बार मुझ पर हमला कर रहा है, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। अरे कौन हमला कर रहा है, कुछ बताएगा? वो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। उसकी शैतानों जैसी लाल भयानक आंखें हैं, लंबे नाखून और मनहूस सा चेहरा है। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा बेटा, ये होश में नहीं है। थोड़ा ध्यान दो इस पर, वरना ठाकुरों का नाम डुबो देगा ये। ठाकुर को अपने बेटे आशीष की सारी बातें बेतुकी और बकवास लग रही थी, इसलिए बेटे की बात पूरी सुने बिना ही ठाकुर वहाँ से उठकर चला जाता है। आशीष नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। आशीष को अब अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शरीर में बिस्तर से उठने की ताकत ही महसूस नहीं हो रही थी। किसी तरह दिन बीता और रात को वो अपने बिस्तर पर सोने चला गया। एक मृत व्यक्ति को कंधे पर लेकर कुछ लोग शमशान भूमि की ओर जा रहे थे। आशीष भी उन आदमियों के साथ शमशान की ओर जाने लगा। आशीष उनके साथ जा जरूर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मौत किसकी हुई है। कुछ देर बाद सभी लोग शमशान पहुंच गए और मुर्दा व्यक्ति को चिता पर लिटाकर आग लगा दी गई। तभी आशीष ने देखा कि चिता पर कोई और नहीं, वो खुद ही लेटा हुआ है। आग की लपटों ने उसे घेर लिया था और वो लगाकर चीख रहा था, लेकिन ऐसे लगता था चीखे उसके मुंह में ही घुटकर पक्का ये ना इस बार भी सपना ही देख रहा है भाई, ये इस बार भी सपना ही देख रहा है। हाँ ये पक्का इसके साथ भी ना वही सीन हो रहा है जो उस टाइम हुआ इसके साथ नेक्स्ट दिन, मतलब नेक्स्ट नाइट। पक्का ही सपना ही देख रहा है। आशीष का शरीर धू धू कर जल रहा था और चिता पर लेटे आशीष की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने कहा था ना आपसे, आशीष ने भाई सपना ही देख रहा है, इसके साथ वही सीन हुआ है। तो भाई ये क्या? हाँ। कोई उसे जोर जोर से हिला रहा है। कौन है? क्या हुआ बेटा? तू सोते हुए बुरी तरह से कांप रहा था और तेरे शरीर पर से कपड़े कहाँ गए? इतनी सर्दी में तू बस बनियान पहनकर क्यों सोया है? माँ, मैंने फिर से सपने में खुद को मरते देखा। कुछ हो रहा है मेरे साथ जो बस मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ कि मेरे आसपास, मेरे साथ हर पल कोई है, कोई ऐसा जो नींद में भी मेरे आसपास रहता है। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बचा लो माँ। कुछ नहीं बेटा, सपनों को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ नहीं है, सुबह ही हो गई है, तो उठ जा, मैं चाय बनाती हूँ। आशीष का सर बुरी तरह से चकरा रहा था। माँ, बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है मैं महीनों से बीमार हूँ और शरीर में ताकत ही ना हो। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं यही चाय नाश्ता ला देती हूँ। आशीष की माँ उसे चाय नाश्ता लाकर देती है। आशीष जैसे ही चाय पीता है उसके पेट में बुरी तरह से ऐंठन शुरू हो जाती है और उसके बाद वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। जल्दी से अस्पताल लेकर चलो इसे, समझ नहीं आता हुआ क्या है इसे। ठाकुर अपने बेटे को अस्पताल ले जाता है। सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन सभी टेस्ट एकदम क्लियर थे। अंत में हताश होकर ठाकुर उसे वापस घर लेकर आ जाता है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और गुजरते दिन के साथ आशीष की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि ठाकुर ने अपने बेटे का इलाज कराने की कोशिश नहीं की, लेकिन जाने क्या बात थी, जितना इलाज की कोशिश तेज होती आशीष की हालत उतनी ही बिगड़ती जाती। जो साया आशीष पहले नींद में देख रहा था, अब वो हमशक्ल साया उसे दिन भर अपने आसपास मंडराता हुआ नजर आता। कभी बिस्तर के नीचे, कभी पर्दे के पीछे, हर जगह वो खून की तरह चमकती आंखें उसे ही घूरती रहती।
कुछ दिन पहले। पिंकी बेटा, जल्दी से नाश्ता कर ले, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना तुझे। आज तेरा एग्जाम है, थोड़ा समय से नहीं उठ सकती तू। एक एग्जाम में सेकंड, लेट मुझे हो अभी याद जाएगी आया, ये औरत तो वही है ना जो शुरू में दिखाया गया था, जिसको जो भाग रही थी अपनी बेटी को लेके, और ये लड़की भी शायद से वही है, पता नहीं मुझे। क्या होगा? अरे मम्मी क्यों टेंशन लेती हो? आपकी बेटी ने इतनी अच्छी तैयारी की है ना कि अगर मैं आधा घंटा लेट भी पहुंच गई तब भी टॉप तो मैं ही करूंगी। भाई हमारी तैयारी कैसे चलती है? ऐसे चलती है कि पेपर बस हमें, भाई हमारा लेट जाना जल्दी जाना मतलब से होता ही नहीं है भाई। पेपर या तो जल्दी खत्म हो जाता है या तो समझ नहीं आता, हम बैठे रहते हैं भाई। मेरे साथ भी यही सीन है भाई, मुझे समझ नहीं आता। पेपर आता है, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, दिमाग मेरा काम करना बंद हो जाता है कि हो क्या रहा है सामने, करना क्या है मुझे। यहाँ देखो भाई, आधा घंटा लेट जाने के बाद भी भाई पेपर टॉप आएंगे भाई, और हम नीचे से आते हैं, टॉप नीचे वाले से। चलो यार, मजाक के लिए था ये सब। अच्छा बेटा, ज्यादा आत्मविश्वास भी सही नहीं होता। मैं ठाकुर साहब के यहाँ जा रही हूँ, उनके यहाँ आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। कुछ समय लगेगा, कॉलेज से आकर खाना खा लेना। ठीक है माँ, अब आपको क्या ही बताऊँ माँ कि छोटे ठाकुर पूरी पूरी रात फोन पर बात करते हैं तो भाई मुझसे। यहाँ अब लेट सोने का मैटर, अरे छोड़ो यार भाई, ये क्या था? रात में सोने को नहीं मिलेगा मैं ऐसे तो टॉप मारते हैं सुबह क्या? सोकर तो नींद, एग्जाम में सो गए ना तो पूरा साल खराब हो जाएगा। बस 2 मिनट और फिर फोन रख देंगे। 2 मिनट करते हुए सुबह के 4 बज गए थे। लगभग हर रोज का यही सिलसिला था। सुबह 4 बजे जब पिंकी की माँ रमा घर के काम करने लगती, तब पिंकी फोन रखकर सोने जाती, जिसकी वजह से वो रोज कॉलेज के लिए भी लेट हो जाती। एक दिन आशीष पिंकी को उसके घर छोड़ने जा ही रहा था ओ भाई। कि रमा की नजर उस पर पड़ जाती है। घर पहुंचकर पिंकी, ये छोटे ठाकुर के साथ बाइक पर क्या कर रही थी तुम? माँ वो मैं झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने पहले भी कई बार महसूस किया है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। अरे वो लड़का धोखा दे रहा है तुझे। आंखें खोलो, सच को महसूस करो। वो ठाकुर का बेटा है, गांव के सबसे रईस लोग उनके पैर लो की guys, जूती के इस बराबर। टॉपिक पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, समझा करो यार, समझा करो। बाद में करेंगे कभी इस टॉपिक पर बात, धोखे वाली पर भी टॉपिक नहीं है हम लोग। कैसी बात कर रही हो माँ? आशीष ऐसा नहीं सोचता, वो सबसे अलग है। उसने वादा किया है मुझे कि वो मुझसे शादी करेगा। तुमसे शादी करेगा वो? मैंने अभी 3 दिन पहले तुम्हें बताया था ना कि ठाकुर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। जानती है वो मेहमान कौन थे? आशीष बाबा का रिश्ता पक्का कर दिया ठाकुर साहब ने एक बहुत बड़े घराने की लड़की के साथ। अगले हफ्ते सगाई है और तुम झूठे सपने देख रही हो। ये सच नहीं हो सकता माँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। पिंकी आंखों में आंसू भरकर तुरंत आशीष को फोन लगाती है। आशीष, माँ क्या कह रही है? अरे मुझे क्या पता तुम्हारी माँ क्या कह रही है, साफ बोलो ना। आशीष, तुम शादी कर रहे हो? अबे हाँ कर रहा हूँ, ठीक सुना तुमने। क्या? और मैं? तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? पैरों की धूल माथे पर नहीं सजाई जाती। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता, और ठाकुर खानदान में कोई खानदानी लड़की ही बहू बनकर आएगी। खिलौना अच्छा लगा, कुछ दिन खेल लिया, अब 2 टके के खिलौने को सारी उम्र साथ लेकर तो नहीं घूमूंगा ना। तो मैं दिल बहलाने का साधन थी तुम्हारे लिए। तुम ठाकुर हो, मैं चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इतने बड़े बोझ के साथ मैं जी भी नहीं सकती। मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। ये सब बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। रोते बिलखते हुए पिंकी कुएं के पास पहुंचती है और छलांग लगाने के लिए जैसे ही अपना पाँव उठाती है, उसकी माँ पीछे से उसे खींच लेती है। पागल मत बन, तेरे मर जाने से ठाकुर के परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तू मेरी बेटी है, तू मर गई तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी बेटा। उस ठाकुर की हवेली की ईंटें हिलानी है तो जान देकर नहीं, मैं भाई अभी जान क्या करने देकर वाले हैं? हिलानी होगी। वो बड़े ये लोग लोग हैं। कुछ करने वाले हैं क्या? मुझे नहीं पता, शायद से टपका देंगे अभी ये किसी को कहीं, वही तो। एक सेकेंड, वो मेरे को कुछ समझ आ रहा है धीरे धीरे। चलो कोई नहीं, बातें नहीं करना है, सीधा देखते हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे माँ।
मैं अपनी आंखों के सामने आशीष को किसी और से शादी करते नहीं देख सकती। मेरी बच्ची को खिलौना समझकर खेलने वाले छोटे ठाकुर को खून के आंसू ना रुला दिया तो मेरा नाम भी रमा नहीं। तो चल मेरे साथ। 40 दिन बाद मुहूर्त निकला है छोटे ठाकुर की शादी का, लेकिन 40 दिन बाद उस घर में डोली नहीं आएगी बल्कि अर्थी निकलेगी, अर्थी। लेकिन हम करेंगे क्या? हमने मुंह भी खोला तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। बरसों पहले तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़कर गुमनामी की जिंदगी जीना स्वीकार किया था, और आज अब पता इतने बरसों चलेगा के बाद कि ये तेरे भागे क्यों थे उस गांव से, पता चलने वाला है भाई। लिए ही मैं फिर से अपने जीवन का वो काला अध्याय खोलूंगी। मुझे काला जादू और तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त है। मैं किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकती हूँ। तेरे पिता के जाने के बाद मैं रुपयों के लिए लोगों की तंत्र मंत्र के माध्यम से मदद करने लगी। ताकत अक्सर इंसान से गलत काम करवा देती है। अपने तंत्र की ताकत के नशे में मुझसे भी एक भूल हुई और मैंने कुछ रुपयों के खातिर एक छोटे बच्चे पर कालिया मसाज छोड़ दिया। 40 दिनों के भीतर उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन बच्चे के माँ बाप को टोटका कराने वाले उसके चाचा पर शक हो गया और पूछने पर उसने मेरा नाम मुगल दिया। उस रात जब हम गांव से भागे, मैं आधी रात को शमशान में तंत्र साधना कर रही थी। गांव के लोगों की भीड़ मेरी ओर आती देख मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और यहाँ आकर अपनी एक नई जिंदगी बसा ली। उस दिन मैंने कसम खाई कि अब मैं कभी अपनी काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी, बल्कि ईमानदारी से अपनी बच्ची को बड़ा पता चल रहा है करूंगी। यहाँ पे ना उस बंदे के साथ ना, जो मतलब वो क्या नाम था उसका, मैं भूल गया अभी नाम, जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड है उसके साथ यही कुछ हुआ है। इसने उसके ऊपर ना ऐसा कुछ कर दिया है ना, जिससे उसको ना ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं और ऐसे ही भाई भयानक भयानक सपने आ रहे हैं। तो चलो यार, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपनी विद्या का सही इस्तेमाल करूं। आधी रात के समय रमा अपनी बेटी के साथ शमशान में दाखिल हुई और एक जलती हुई चिता के पास बैठकर उसने कालिया मसान की पूरी सामग्री जमीन पर सजा ली। कुछ देर तक मंत्रों का जाप करने के बाद उसने साथ लाए हुए मुर्गे की बलि देकर अपना तंत्र पूरा किया और उसी के साथ शमशान में एक आग का बवंडर उठने लगा। रमा ने उस बवंडर में प्रवेश किया तो अंदर उसे काली डरावनी परछाई नजर आई। एक जरूरी काम के लिए मैंने आपका आह्वान किया है। आप अपनी अस्थि देकर वादा करिए कि आप मेरा कार्य पूरा करेंगे। रमा की बात सुनकर सामने दिख रही काली परछाई रमा के हाथ से लेकर मुर्गे का कच्चा मांस चबाकर खाने लगती है और अस्थि का एक टुकड़ा उसे थमाकर गायब हो जाती है। अगले ही पल रमा उस बवंडर से बाहर आ चुकी थी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी तुम? और वो आग का गोला, वो कहाँ गया? हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ। मैंने ठाकुर के बेटे के पीछे कालिया मसान को लगा दिया है। अब दुनिया की कोई शक्ति 40 दिन के बाद उसे बचा नहीं सकती। इस तंत्र का दुनिया में कोई काट नहीं। बहुत घमंड है ना उन ठाकुरों को अपनी दौलत का। अपनी सारी दौलत भी कुर्बान कर देंगे, तब भी छोटे ठाकुर को नहीं बचा पाएंगे। कालिया मसान छोड़ने के बाद आशीष को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके आसपास घूम रही है। रातों को उसे डरावने सपने आते जिनमें वो अपने हाथों अपनी ही मौत होते देखता। हर रोज मौत के खौफ में जीते जीते उसका दिमागी संतुलन डगमगाने लगा था। दिन गुजरते जा रहे थे और गुजरते दिनों के साथ आशीष की हालत किसी मेंटल पेशेंट जैसी हो गई थी। उसे घर के किसी न किसी कोने से अपना हमशक्ल उसे घूरते दिखाई दे पड़ता। चलने के लिए तैयार हो जा, बस अब कुछ दिन और, उसके बाद तुझे मरना होगा। तुम मार क्यों नहीं डालते मुझे? एक ही बार में खत्म कर दो। हर पल मरते मरते परेशान हो गया हूँ। हर समय कहते हो ले जाओगे मुझे, तो ले क्यों नहीं चलते? है बस 5 दिन बाकी है, उसके बाद तुम्हारा दिया काम पूरा हो जाएगा। समय से पहले क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें आशीष ठाकुर की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अब तुम जा सकते हो। जिसके नाम से मैंने बलि स्वीकार की थी, अब उसकी बलि लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाला। मैंने ही तुम्हें बुलाया था, अब तुम जाओ।
अबे वो न सही तू ही हाँ? सही, बलि तो मुझे आज लेनी ही होगी। मेरे मुंह खून लग चुका है, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। कालिया मसान अगले ही पल रमा के हमशक्ल का रूप ले लेता है और उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद उसके शरीर से बहते खून को चाटने लगता है। काली शक्तियों का अंजाम बुरा ही होता है। जिन रुपयों के कारण ये कहानी शुरू हुई, अंत में वो रुपए जमीन पर चारों ओर बिखरे हुए थे। रमा की मौत के बाद कालिया मसान गुस्से में ठाकुर की हवेली पहुंचता है और मसानी क्रिया का अंतिम पड़ाव पूरा करते हुए आशीष को भी दर्दनाक मौत दे देता है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि आज हमें पता चलेगा कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कि खुद के साथ भी गलत हो जाता है। तो चलो यार, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज कमेंट में बताना। कमेंट में ये भी बताना यार कैसी टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊं। तो जब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।